Hello friends, this is Mansi Gupta, your mentor, and we are going to study Directors chapter first, Appointment and Qualification of Directors. ये इसका पार्ट फर्स्ट है. इसके 4 पार्ट्स होने वाले हैं जो अपकमिंग वीडियोस में आएंगे. ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है. सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 10. तो इसमें क्या बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन बता रखी है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. हमें इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए. एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 डायरेक्टर मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जो अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर की तरह जो अपॉइंट किया जाता है बोर्ड पर, ठीक है. और डायरेक्टर वो इंडिविजुअल होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है जिससे कि वो कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को मैनेज कर पाए, ठीक है. कंपनी की एक्टिविटीज़ को जो मैनेज करता है, इसका डेफिनेशन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है. कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं या फिर बोर्ड भी बोल सकते हैं. ये वो बोर्ड होता है जो डिसीजन लेता है मीटिंग्स में, और कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं होता है. ये सब मिलजुल के जब डिसीजन लेते हैं तो तब उसको बोलते हैं कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है. फिर उसके बाद आता है हमारा कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यहाँ से एक्चुअली हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि हर कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखने की ज़रूरत है जिसमें एज इंडिविजुअल डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है. तो मिनिमम कितने होंगे? हर कंपनी के पास मिनिमम कितने होंगे? अगर जैसे पब्लिक कंपनी है तो उसमें 3 डायरेक्टर्स होंगे. प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर्स होंगे. 1 पर्सन कंपनी है तो 1 डायरेक्टर होगा. मिनिमम है, इतना रखने की ज़रूरत है ही है. और मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 15 डायरेक्टर्स रख सकते हैं. पर अगर कोई कंपनी मान लो 15 डायरेक्टर से ज़्यादा अपॉइंट करना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है, पर ये थोड़ी स्पेशल चीज़ होगी. तो क्या होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, ठीक है. अब इसमें कुछ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दे रखी है. एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन क्या दी हुई है कि सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनीज पे ये जो सेक्शन 149(1) क्लॉज बी है. क्लॉज बी किसका है? मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स का. प्रोवाइजो क्या है कि 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा होगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं. तो ये 2 चीज़ें, 15 डायरेक्टर्स का मैक्सिमम वाला और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने वाला, ये 2 चीज़ें सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, ठीक है. एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है कि सारे एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशंस गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज पे लगेंगे. पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न को फाइल करने में कोई डिफ़ॉल्ट कमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. उसके बाद आता है विमेन डायरेक्टर का प्रोविज़न. तो विमेन डायरेक्टर में क्या होना है? विमेन डायरेक्टर में नॉर्मली हम समझते हैं कि फर्स्टली ये जो रूल 3 है ये कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज़ पे लगता है. जैसे कि लिस्टेड कंपनी में तो सबको ही विमेन डायरेक्टर रखने की ज़रूरत है, उसमें कोई लिमिट नहीं है. पर अदर पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर कोई और अदर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है, उनको क्या रखने की ज़रूरत है? इन क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज़ को एटलीस्ट एक विमेन डायरेक्टर रखने की ज़रूरत है, ठीक है. अगर कोई नई कंपनी है, नई इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको इसके साथ कंप्लाई करना है 6 महीने के अंदर अंदर. जब वो इनकॉर्पोरेट हुई है, लेट्स से वो 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसके विदिन 6 मंथ्स, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक उसको क्या करना है? उस प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करना है, ठीक है. अगर कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी होती है, इंटरमिटेंट वैकेंसी और कैजुअल वैकेंसी का एक कंसेप्ट आता है. इंटरमिटेंट वैकेंसी क्या होती है? एक ही विमेन डायरेक्टर थी, वो चली गई, ठीक है, वो हो गई इंटरमिटेंट वैकेंसी. इंटरमिटेंट वैकेंसी कैसे फिलअप की जाती है बोर्ड के द्वारा? विद इन लेटर ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, या फिर 3 मंथ की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब हो रही है, इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब हो रही है, या फिर उस वैकेंसी होने के 3 महीने के अंदर अंदर, जो भी इन दोनों में से लेटर होगा, जो बाद में होगा, उसमें वैकेंसी तब तक फिलअप हो जानी चाहिए, ठीक है. उसके बाद हमारा प्रोविज़न आता है रेजिडेंट डायरेक्टर को. तो ये जो प्रोविज़न है, इसका सेक्शन है सेक्शन 149 सबसेक्शन 3. तो ये हर कंपनी पे लगता है. हर कंपनी को क्या करना होता है? एक ऐसा डायरेक्टर रखना होता है जो इंडिया में रहता है,
फिनेंशियल ईयर में। अब फिनेंशियल ईयर में एग्जैक्ट होता तो वो लिखा हुआ होता कि प्रीवियस ईयर है, पर ये फिनेंशियल ईयर सिर्फ फिनेंशियल ईयर लिखा हुआ है तो हम इसको करंट ईयर मानेंगे, ठीक है। तो फिनेंशियल ईयर में अगर वो 182 डेज़ या 182 डेज़ से ज़्यादा इंडिया में स्टे करता है तो उसको एटलीस्ट एक डायरेक्टर रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस केस में प्रपोर्शनेटली ये चीज़ उस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो लिस्टेड, इसकी एप्लीकेबिलिटी को देखते हैं हम, फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसका जो मीनिंग वगैरह है वो बाद में देखेंगे। जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बता सकती है कि ठीक है इतने नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स आप पे एप्लीकेबल है, तो वो बता देगी उतने आप पे एप्लीकेबल पे 1/3 और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं। लिस्टेड पब्लिक कंपनी में तो 1/3 रखना ही है, पर ये जो फॉलोइंग क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज है जो मैं बता रही हूँ, जो स्क्रीन पे हैं, उनमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स रखने हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसमें आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज़्यादा है। अब 50 करोड़ से इक्वल यहाँ पे नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 50 करोड़। ऑडिट कमिटी के कंपोजिशन की वजह से किसी कंपनी को हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उस पर एप्लीकेबल हो रहा है तो वो हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उसको रखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, तो उसको भी वैसे ही फिलअप किया जाएगा जैसे हमने विमेन डायरेक्टर की पे फिलअप किया था, ठीक है। अगर मान लो ये 3 कंडीशंस जो है, पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स 10-150 वाली जो लिमिट है, अगर ये जो लिमिट है इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होना बंद हो जाती है, सीजेस टू फुलफिल, ओके, तो फिर क्या होगा, उसको उन प्रोविज़न्स के साथ, उस कंपनी को उस प्रोविज़न्स के साथ तब तक कंप्लाई नहीं करना है जब तक वो कोई कंडीशन, इन कंडीशंस को मीट आउट फिर से नहीं कर लेती, ठीक है। अब इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर ले रहे हैं तो वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही लेंगे, ओके। फिर उसके बाद है इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज इसमें नहीं आएंगी। कौन सी नहीं आएंगी, एक जॉइंट वेंचर नहीं आएगी, होली ओन सब्सिडी नहीं आएगी, डोरमेंट कंपनी नहीं आएगी, जो सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बता रखी है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, जैसे कि ये जो 10-150 की लिमिट है ये कहाँ पर नहीं लगेगी, जहाँ पे जैसे कि ये जो 10-150 की लिमिट है, इसका मतलब ये जो जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडी, डोरमेंट कंपनी, चाहे से 10-150 की लिमिट को पार कर रहे हो, इसमें अप्लाई कर रहे हो, बट फिर भी उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ऑडिट कमेटी रखने की ज़रूरत है, ना फिर एनआरसी नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, इसका मीनिंग है। उसके बाद हम इसका मीनिंग हम बाद में देखते हैं। इसका हम सबसे पहले 149 सबसेक्शन 7 देखते हैं, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, चलो उसका मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्टली मीनिंग जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, क्या मीनिंग है, कोई भी डायरेक्टर अदर देन दीज 3, कौन से 3, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, इन तीनों के अलावा कोई भी डायरेक्टर है तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब जो बोर्ड की ओपिनियन में कोई बंदा है, कोई पर्सन है जिसमें इंटीग्रिटी है, एक्सपर्टाइज है और एक्सपीरियंस है, IEE, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जैसे कि एग्जेम्पशन देख लेना कि भाई एग्जेम्पशन है, गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जेम्पशन दे रखी है। तो ये एग्जेम्पशन किस चीज़ की दे रखी है कि जो बोर्ड, हमने अभी पढ़ा ना कि बोर्ड के ओपिनियन में जिसमें इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस है, तो गवर्नमेंट कंपनीज में इसमें एग्जेम्पशन दे रखी है। और ये माइन्यूट पूरा एक्सेप्शन नहीं है, बस जो बोर्ड, जहाँ पे बोर्ड लिख रहा है इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की जगह यहाँ पे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 149(6)(b), जो कि
ऐसा कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो ना प्रमोटर था ना प्रमोटर है, डायरेक्टर जो ना प्रमोटर था ना प्रमोटर है, कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडी का, एसोसिएट कंपनी का, ना प्रमोटर या डायरेक्टर से रिलेटेड है, ना था, ना प्रमोटर से या डायरेक्टर से रिलेटेड है, कंपनी के, होल्डिंग के, सब्सिडी का, एसोसिएट का, ठीक है। ना ही उसका कोई पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, रेमुनरेशन एज सच डायरेक्टर, रेमुनरेशन ले सकता है एज सच डायरेक्टर, और जिसका कोई ट्रांजैक्शन है जो टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा नहीं है, कोई ऐसा अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब है, ठीक है। किसमें? कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडी में, एसोसिएट में, या उसके प्रमोटर में या डायरेक्टर में, दो प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में। अभी जो 149(6) है ना, ये पूरा गवर्नमेंट कंपनीज पे तो लगता ही नहीं है, एग्जेम्पशन है, ठीक है। अब 149(6)(d) क्या बोलता है? कोई भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हम क्या पढ़ रहे हैं? मीनिंग पढ़ रहे हैं। तो मीनिंग में क्या होता है कि भाई उसमें ये पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तब हम उसको इंडिपेंडेंट मानेंगे। तो ठीक है, एक तरह से उसका ही मीनिंग एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो उसका जो कोई भी रिलेटिव होगा वो सिक्योरिटी होल्ड नहीं करना चाहिए, ना ही कोई इंटरेस्ट होल्ड करना चाहिए कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडी में, एसोसिएट में, पिछले प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में, या फिर करंट होल्ड कर सकता है। कितने तक कर सकता है? फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख ऑफ सिक्योरिटी, या फिर 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द CHSA, दैट इज कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट, या फिर हायर सच अमाउंट जो भी प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। अब जो बंदा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो उसका कोई भी रिलेटिव इनडेटेड नहीं होना चाहिए कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट को, या उसके प्रमोटर को, या डायरेक्टर को 50 लाख से ज़्यादा पिछले 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में। ना ही उसके रिलेटिव ने कोई गारंटी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे 50 लाख के लिए या पिछले 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। उसका कोई पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट के साथ। कितने तक? ग्रॉस टर्नओवर का 2% या फिर टोटल इनकम का 2%, सिंगली और इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। ना तो वो खुद, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ना खुद ना उसका कोई भी रिलेटिव होल्ड करेगा पोजीशन एज अ KMP, की मैनेजर पर्सनल, ना ही वो एम्प्लॉय होना चाहिए ऑफ कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट। इसमें क्या है? पिछले प्रीसीडिंग जिसमें वो अपॉइंट हुआ है, और अगर कोई रिलेटिव है जो कि एम्प्लॉय है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो अप्लाई उसके एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि अगर कोई एम्प्लॉय है या प्रोप्राइटर है या पार्टनर है, वो खुद या उसका रिलेटिव एम्प्लॉय है, प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है। और अगर वो फॉर्म ऑफ ऑडिटर है या कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर कोई लीगल या कंसल्टिंग फर्म है जिसमें उसका ट्रांजैक्शन जो है कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट के साथ रहा है, ग्रॉस टर्नओवर का 10% से ज़्यादा, या फिर वो खुद या उसके रिलेटिव के साथ टोटल वोटिंग पावर का 2% से ज़्यादा होल्ड करता है, या फिर वो खुद या उसका रिलेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें उसको कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट्स का 25% से ज़्यादा रिसिप्ट मिलता है उस कंपनी से, ठीक है, या % से ज़्यादा होल्ड करता है, 2% ज़्यादा होल्ड करता है। फिर उसके बाद 149(6)(f) में दिया हुआ है कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में अप्रोप्रिएट स्किल्स, एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। किन फील्ड्स में? फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, इन सब में उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं 149(7), ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये क्या बोलता है? कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको जब वो 3 टाइम पर अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, ठीक है। जब वो एज अ डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है मीटिंग में, बोर्ड की जो फर्स्ट मीटिंग होती है जिसमें, या फिर उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड की जो भी मीटिंग हो रही है उसमें, thereafter at the first meeting of the board in every financial year, उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर में जो भी फर्स्ट मीटिंग हो रही है उसमें। या फिर तीसरी बात है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस में कोई चेंज हो रहा है जो उसकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के स्टेटस को एज अ इफेक्ट कर रहा है, तो उसको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं अभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ।
ठीक है, फिर आता है हमारा 149 सबसेक्शन 9 में क्या बोलता है, रेम्युनरेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या मिलेगा, सेटिंग फीस मिलेगी, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिलेंगे कि भाई आपने बोर्ड में पार्टिसिपेट किया, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया, उसका एक्सपेंसेस लो, रीइंबर्स हो गया उसको ना। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिलेगा पर उसको स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जो उसका टेन्योर होगा कमीशन मिलेगा पर उसको स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जो उसका टेन्योर होगा ना वो कब तक रहेगा, वो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक रह सकता है। उसके अलावा उसको आगे अगर अपॉइंट होना है तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट बार अपॉइंट हो रहा है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, जब रिजोल्यूशन लगेगा और रीअपॉइंटमेंट की बात होती है तो रीअपॉइंटमेंट कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता, मतलब 5 साल फिर 5 साल फिर उसके बाद नहीं रह सकता, फिर उसको गैप लेना पड़ेगा। तो जो गैप लेना पड़ेगा, जो ब्रेक लेना पड़ेगा, उसको हम कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं। जो तो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लग जाएगा। ठीक है, उस कूलिंग ऑफ पीरियड में वो कंपनी से किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कोई जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो प्रमोटर या केएमपी नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो सिर्फ उन्हीं काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन्हीं चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उसकी नॉलेज से हुए हैं, जो उसकी कंसेंट से हुए हैं और जो उसने डिलीजेंटली एक्ट नहीं की। ठीक है, तो एक तरह से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर उसके बाद है 149 सबसेक्शन 13, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन रोटेशनल हो। रोटेशन के रूल्स इस पर अप्लाई नहीं होंगे। रोटेशन क्या होता है वो बाद में देखेंगे। रोटेशन के रूल्स इस पर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन रोटेशनल होगा। और नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8 कंपनीज जो हैं उसमें एग्जम्पशन नोटिफिकेशन दे रखी है, जो प्रोविजन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हैं वो नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज पे नहीं लगते। ये वो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।